नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, वो आज लास्ट क्लास है। वो आज क्या है? लास्ट क्लास। अब देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, आज 6-7 क्वेश्चन है बस। जो थ्योरेटिकल हैं वो तो मैंने करवा रखे हैं थ्योरी में, और एक दो देखो, एक दो सवाल हैं जो थ्योरी में नहीं करवाए थे। एक ही सवाल है, दो तो और इम्पोर्टेंट है वो, उसको करवा देते हैं अभी। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए आप, ये हाँ जी, मतलब आज का पहला सवाल, यानी ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अभ्यास वाले सवाल चल रहे हैं सारे। अब देखिए, आप सुनिए। हाँ जी, देखिए, निम्न संकुलों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। और देखो, आईयूपीएसी नाम तो मुझे लगता नहीं सबके अपन ने दे रखे हैं वैसे, लेकिन फिर भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा मैं। उसके बाद ओएस का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ओएस का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। पीछे लिखा है अपन ने सबको। तो ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अपन को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब सीएफटी के आधार पर अपन लिखते थे ना, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन, वो। और एक इसकी उपसय संयोजन संख्या बतानी है अपन को। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कह दो आप, या उपसय संयोजन संख्या। तो देखो कितने सवाल हो गए एक में, 1 2 3 4, और टोटल कितने? 5 क्वेश्चन। एक में 4 तो 5 को 20 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। कितने हो गए? 20। और उसके बाद देखो, संकुल का त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन से मतलब है जो अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा लिखते थे ना अपन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है याद आपको? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, समन्वय बहुफलक। यानी एक तरीके से इस शेप की बात कर रहा है। किसकी? शेप। और शेप तो हम समन्वय संख्या के आधार पर निकालते थे। इसका मतलब क्या है? शेप। ये लो, इसका मतलब है शेप। इसका मतलब क्या है आपके? शेप। ये लो। और एक उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करना है। यानी 6 क्वेश्चन हो गए, एक के अंदर 6 चीजें बतानी है आपको। तो 6 पंजे 30 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट काम की है। देख लो, इतने सारे सवाल बन जाते हैं एक सवाल से। दिखने में ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी छोटी है, बाकी एनसीईआरटी छोटी नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी एनसीईआरटी। अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए, लाइन टू लाइन पढ़ा जाए, तो उसमें बहुत कुछ है। अब देखिए, अब मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए, संकुल कैसा है? तो ये तो आपके क्रिस्टलन जल के अणु है। किसके अणु हैं? क्रिस्टलन जल के। तो इसको तो छोड़ो, इससे कोई काम नहीं। आगे देखो, के लिख रखा है, और पोटेशियम यानी आगे है तो वो धनायन है। इसका मतलब संकुल यानी डिब्बे पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो संकुल कैसा है? ऋणावेशित। तो ऋणावेशित है तो लिखो इसका नाम। देखो, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो देखो, ये लिगेंड कौन सा? एक्वा। और वो लिगेंड कौन सा? देखो, ऑक्जेलेटो को ये C2O4 लिख रहा है बार बार एनसीईआरटी। OX नहीं लिख रहा, C2O4। तो ध्यान रखें, ऑक्जेलेटो लिगेंड है C2O4-2। तो क्या हो जाएगा? एक्वा पहले आएगा, ऑक्जेलेटो बाद में आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। ये लो, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले धनायन का नाम, और धनायन कौन है हमारे पास? पोटेशियम। ये लो, पोटेशियम। उसके बाद डाई एक्वा, 2 एक्वा लिगेंड है, तो आपके डाई एक्वा। और वही डाई क्या हो जाएगा? ऑक्जेलेटो। ये 2 ही ऑक्जेलेटो हैं, तो डाई ऑक्सीलेटो बोलो आप या ऑक्जेलेटो बोलो, एक ही बात है। ऑक्जेलेटो। ये लो, डाई ऑक्जेलेटो। उसके बाद तो संकुल कैसा है? ऋणावेशित। तो क्रोमियम का नाम क्या लिखेंगे अपन? क्रोमेट। क्या लिखेंगे? क्रोमेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें अपन, तो देखो, एक्वा तो कैसा है? उदासीन। और ऑक्जेलेटो पर -2 चार्ज होता है, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, -4, और ये +1, तो क्या बचा? -3। और बराबर में लेके जाओगे तो प्लस का 3। तो ये हो जाएगा आपके थर्ड। और देखो, आगे क्रिस्टलन जल के अणु जुड़े हुए हैं, और जल को बोलते हैं हाइड्रेट। जल को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। पीछे पढ़ा भी अपन ने हाइड्रेट समवायता। तो यहां क्या आ जाएगा? हाइड्रेट।
ये लो। तो आप इस आईयूपीएसी नाम को याद रख लो, ये वाला आईयूपीएसी नाम आप याद रख लो, ये वाला, इस वाले आईयूपीएसी नाम को आपसे पूछ ले, क्यों बाद में हाइड्रेट आ रहा है ना, तो इससे आपके चक्कर पड़ जाएगा। अब सुनिए, आईयूपीएसी नाम हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इसमें अपन, किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसके अंदर भी, ये फर्स्ट वाले के अंदर भी ये पहला पार्ट हो गया आपके ए। बी पार्ट क्या है आपके? ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन ने निकाल ही रखी है ना, अरे आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे निकालेंगे अपन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लो, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर प्लस का 3। सी पार्ट क्या है? इसी में लिख रहा हूं मैं, सी पार्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। उपसय संयोजन संख्या को लिख दूं पहले मैं, देखो उपसय संयोजन संख्या कितनी है इसकी, देखो ये तो एक्वा लिगेंड है, ये तो कैसा है? मोनोडेंटेट, एक दंतु। और ऑक्सिलेटरी लिगेंड कैसा होता है? बाइडेंटेट। और समन्वय संख्या निकालते हैं तो मैंने कह रखा ना आपको कि अगर बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट लिगेंड आ जाए तो लिगेंड को क्या कर दो? अरे लिगेंड की संख्या को दाता परमाणु से गुणा कर दो। तो ये तो कैसा? द्विदंतु के, तो लिगेंड भी कितने? 2, 1 2 देगा तो 2 4, तो 4 और 2 6। तो इसकी समन्वय संख्या यानी शॉर्ट में अगर लिखें अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है? 6। आगे देखो, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें डी पार्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो क्रोमियम है, कौन है? क्रोमियम। और क्रोमियम किसमें है? अरे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। और +3 का मतलब क्या होगा? अरे 3d3। भाई +3 का मतलब क्या है? 3d5 4s1। एक तो s से निकल गया, 2 d से, कितने बचे? 3। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं, एक T2G में आएगा, 2 भी T2G में, 3 भी T2G में। 4 में दिक्कत आती है, 4 या 4 से ज्यादा में, कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। यहाँ तो अपन को देखना नहीं है स्ट्रॉन्ग या वीक। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा आपके? अरे यहाँ तो क्या हो जाएगा आपके बच्चों? यहाँ तो आपके ये हो जाएगा क्या? ये T2G3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लो कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में कितना है? 0, ये लो। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये लो। अगला क्या है? संकुल का त्रिविम रसायन मींस ई। हाँ जी, ई क्या है? त्रिविम रसायन। और त्रिविम रसायन से मतलब मैंने क्या कहा आपसे? शेप। त्रिविम रसायन का मतलब क्या है? शेप से है। और शेप तो देखो हमको पता है क्या होगा। अरे समन्वय संख्या 6, तो शेप कौन सी होगी? अष्टफलक की। पढ़ रखा हमने, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, समन्वय बहुफलक, आपको याद हो तो कितना हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय, ये लो, अष्टफलकीय, ये लो, हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है आपकी? अगला है चुंबकीय आघूर्ण, यानी ई के बाद एफ। चुंबकीय आघूर्ण निकालो आप, क्या निकालो? चुंबकीय आघूर्ण, ये लो। और चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? देखो आप, इसमें संकरण कौन सा होगा? देखो इलेक्ट्रॉन 3 है, अरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। यानी मैं ऐसे कह दूं कि क्रोमियम क्या है? यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और +3 का मतलब क्या होगा? अरे 3d3। और जब 3d3 हो रहा है तो देखो अधिकतम अंदर वाले 2d कक्षा खाली कर सकते हैं अपन। तो यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो यहाँ तो पेयरिंग होगी नहीं भाई, 1 2 3 वाले में पेयरिंग नहीं होती, 4 होता है तो पेयरिंग होती है, ये 5 होता है तो यानी अधिकतम 2d कक्षा खाली कर सकते हैं। ये तो 3 है तो अपन को खाली करने की जरूरत ही नहीं। तो फिर संकरण कौन सा होगा? समन्वय संख्या 6 के हिसाब से D2sp3 हो जाएगा। कौन सा? D2sp3 संकरण। तो यहां क्या होगा आपके? यानी यहां आपके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं डायरेक्ट, क्यों? डी में कितने? 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन 3d3, 4s 0 और 4p भी क्या है? 0। तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे आपके? वो अयुग्मित रहेंगे, आगे वाले 2 कक्षा खाली हो गए। तो हमको कितने चाहिए?
अधिकतम 2D कक्षक खाली कर सकते हैं। 6 चाहिए तो 2D के AKS 3P D2sp3 संकरण हो जाएगा इसमें। तो n कितना आ जाएगा 3 और n 3 आ गया तो म्यू बराबर क्या होता है, अरे अंडर रूट n n प्लस 2 यानी 3 और 3 प्लस 2 तो कितना हो गया ये आपके, ये बोर मैग्नेट्रॉन में आ रहा है। किसमें, बोर मैग्नेट्रॉन। या यूं कह दो आप 3 और 2 5 5 दिया 15 यानी अंडर रूट 15 और किसमें है, बोर मैग्नेट्रॉन। ये मैंने सॉल्व में सॉल्व करके बता दिया आपको। आईयूपीएसी नाम लिख दिया, आईयूपीएसी नाम लिखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ा हमको, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप आ गया। और ऑक्सीजन संयोजन संख्या हमको पता ही है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो क्रोमियम +3 है, +3 का मतलब 3 है डी में, और हमको पता है जब तक 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2 में जाते हैं वो, T2G3 Eg 0। उसके बाद त्रिविम रसायन का मतलब शेप, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो शेप कौन सी होती है आपके, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा अष्टफलकीय, उसके आधार पर लिख दिया मैंने। फिर आगे क्या आ गया कि उसका चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण तो अपन बीबीटी के आधार पर निकालते हैं, इसका मतलब आपको संकरण आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, संकरण। और अगर आपको मान लो स्पेशल एक सवाल ही आए इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे ये क्रोमियम +3 लिखना है, फिर थोड़ा संकरण करके बताना है आपको, ऐसे डायरेक्ट करके कर देना। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग होगी नहीं, लिख देना, चूंकि भाई अधिकतम 2D कक्षक खाली हो सकते हैं, इसलिए युग्मन नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे अपन। और वैसे देखें तो ये भी वीक लिगेंड है, इसलिए युग्मन नहीं हो रहा, और 3 तक युग्मन होता भी नहीं। तो आगे वाले क्या, 2D AKS 3P काम में ले लेना, D2sp3 संकरण, और फिर उससे तो क्या आ जाएगा आपके पास, n का मान आ जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका। ठीक, पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया आपको। ऐसे दूसरे को देखो, दूसरे को करता हूं मैं सेम इसी की तरह। देखिए दूसरा कैसे होगा, यानी ये सेकंड वाला, और सेकंड वाले में वही मैं फर्स्ट ए कर रहा हूं। ए में तो देखो मुझे नाम देने के लिए भाई 3 है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, ट्राई क्लोरिडो, क्यों, वो तो क्या है आपके पेरिडीन है ना, पेरिडीन पी से स्टार्ट हो रहा है और ये सी से, तो ट्राई क्लोरिडो ट्राई पेरिडीन, ट्राई पेरिडीन, ट्राई क्लोरिडो ट्राई पेरिडीन। और आगे देखो संकुल कैसा, ना तो आगे कुछ ना पीछे कुछ ना इसके ऊपर कुछ, तो कैसा है, उदासीन। तो क्रोमियम का नाम सिंपल क्रोमियम लिखेंगे, ये लो क्रोमियम। और उसके बाद क्या होगा आपकी, ये इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह एक बार देखता हूं, देखो एक सेकंड, कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है कहीं, फिर गलत हो जाए, नहीं तो कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है। हाँ, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, तो ये क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, और देखो पेरिडीन तो कैसा उदासीन लिगेंड है, और क्लोरिडो पे -1, तो 1 पर -1 3 पर -3 बराबर में लेके जाओगे +3, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम थर्ड। ये लो फर्स्ट सवाल ए, यानी इसका सब पार्ट ए कर दिया मैंने। बी देखो, बी कैसे करोगे आप, बी बी क्या है, देखिए बी बी में क्या लिखते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपके पास वैसे ही आ गई +3। और सी में क्या लिखेंगे अपन, सी में लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लो, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 ही है, 3 थे ना ये, अरे 3 ये 3 ये 6, एकदम तो की तो 6 हो जाएगी समन्वय संख्या। और उसके बाद क्या होगा, डी, डी में क्या चल रहा है अपन को, वही क्या, ये भाई यहां भी तो कौन सा है,
अरे क्रोमियम जो है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो उसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही इसका हो जाएगा सेम। ये लो 3d3, इसका मतलब T2G में तो आप भर दो 3 और EG कैसा रह जाएगा आपके 0। हो गया। उसके बाद देखो अब E हो गया, F लास्ट में क्या करना है अपन को, एक सेकंड, D हो गया ना, और E में क्या आ रहा है, E में त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन, ये त्रिविम रसायन, और त्रिविम रसायन तो हमको पता है, अरे ये भी कैसा है आपकी अष्टफलकीय, ये भी कैसा है आपकी, अरे अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, क्यों समन्वय संख्या 6 है ना, और समन्वय संख्या 6 है तो ये भी कैसा होगा आपके अष्टफलकीय होगा। और सबसे लास्ट में F, F में देखो भाई कौन है यहाँ, क्रोमियम +3, और क्रोमियम +3 का मतलब क्या है, अरे क्रोमियम +3 का मतलब क्या है, वही 3d3 लिखोगे आप, और 3d3 का मतलब, अरे यहां भी n का मान 3 हो जाएगा, और अपन ने कहा अधिकतम 2d कक्षा खाली हो सकते हैं, वही सेम हो जाएगा इसका भी। अब लिखने की जरूरत नहीं है, देखो म्यू बराबर √3, 3 + 2, यानी ये सवाल सेम ही है यहां तक, और आगे बोर, मैग्नेटॉन, और फाइनली क्या होगा ये √15, और √15 को भी सॉल्व करो तो देखो 16 होता तो 4 होता, 16 से कम है तो 3.92 के आसपास आ जाएगा, 3.92 के आसपास आ जाएगा। और अपने तो कैसा, अरे डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है, आप ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ जी, अब देखिए आप आगे 2 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, तीसरा देखो, तीसरा करते हैं, तीसरा, और तीसरे में क्या है सुनो अब, हाँ जी तीसरा देखिए आप, थर्ड, तीसरे में IUPAC नाम लिखोगे आप, ए लिख लो, इसमें क्या है देखो पेंटा एमीन, यहीं से देख लो पेंटा एमीन, एमीन ए से स्टार्ट है, क्लोरिडो सी से स्टार्ट है, तो पेंटा एमीन क्लोरिडो, और आगे क्या हो जाएगा, संकुल कैसा है, बाहर की तरफ ऋणायन है तो संकुल धनावेशित है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो ये उदासीन -1 और -2 -3, उधर जाएगा तो +3, तो क्या हो जाएगा पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट। ये लो मैं नाम लिख देता हूं, पेंटा एमीन क्लोरिडो क्लोरिडो कोबाल्ट, और आगे क्या होगा थर्ड, और उसके आगे कौन है क्लोराइड, उसके आगे कौन है बच्चों क्लोराइड, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसी का देखो सब पार्ट बी वाला, बी है आपके क्या, हाँ जी इसका सब पार्ट बी है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बस इधर ही निकाल रखी है अपन ने +3, ये लो। उसके बाद क्या लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपके कितना, वही 6 ही चल रहा है, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही 6 चल रहा है, और डी में क्या हो जाएगा आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद उसका, हाँ डी में अपन लिख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहां कौन है कोबाल्ट +3, अरे कोबाल्ट +3,
और कोबाल्ट प्लस 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3d6, क्यों 3d7 4s2 3 निकालने s से 2 1 d से, तो 3d6, और 3d6 का मतलब अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो देखो एमीन भी कैसा है आपके, अरे अमोनिया भी कैसा लिगेंड है आपके, एमीन है ना, ये पेयरिंग कर देगा भाई, अरे एक पेयरिंग कर देगा, 5 अमोनिया है, एक क्लोराइड, एक बी के 5 स्ट्रॉन्ग, ज्यादा कौन है स्ट्रॉन्ग वाले हैं, तो फिर क्या हो जाएगा आपके T2G में 6, अरे पेयरिंग करेगा तो 6 तक 1 2 3 4 5 6, ईजी तो खाली रहेगा और 6 ही भरने अपन को, ये लो, तो ईजी में क्या आ जाएगा 0, ईजी में 0 हो जाएगा आपकी, अरे ईजी में क्या हो जाएगा 0। आगे देखो डी हो गया, ई देखिए, ई में क्या है, अब मैं ई को डायरेक्ट लिख दूं, ई में क्या है, ये लो यहीं लिख दूं मैं ई में, ई क्या है त्रिविम रसायन, वही समन्वय संख्या 6 चल रही है और 6 चल रही है तब तक ये अष्टफलक यही है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई वाला पॉइंट आपका क्या था त्रिविम रसायन, यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की बात कर रहा है, समन्वय बहुफलक, और उसके बाद क्या चल रहा है एफ, तो एफ में क्या होगा आपकी, एफ में कौन है कोबाल्ट प्लस 3, और कोबाल्ट प्लस 3 है आपको तो यही पता है, यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3d में 6, तो यहां पेयरिंग हो जाएगी भाई, यहां क्या हो जाएगी आपकी पेयरिंग हो जाएगी, वो पेयरिंग हो जाएगी तो यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, अरे यहां पेयरिंग हो जाएगी तो n बराबर क्या हो जाएगा 0, n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0, और n 0 तो हमको पता है n का मान 0 होते ही म्यू का मान क्या हो जाएगा, अरे 0, क्यों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो जाएगा आपके, ये पता कैसे चला मैंने समझा दिया आपको, अगर आपके पास आता है नहीं एग्जाम में तो फिर आपको कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, वही बीबीटी में संकरण निकाल देते ना, ऐसे शॉर्ट में कर देना, एक ही बार कर देना डी और वहां लिख देना भाई युग्मन हो गया, किसकी वजह से एमीन लिगेंड की वजह से, क्यों 5 स्ट्रॉन्ग है एक बी के, तो बी की थोड़ी चलेगी स्ट्रॉन्ग की चलेगी, तो ये हो गया 3, ये लो, अब 4 देखो आप, चौथा वाला है आपकी ये, तो चौथा ये रहा, इसका नाम लिख लेते थे वो, आगे सीजियम धनायन है, सीजियम लीना की तरफ से फरियाद, सबके ऊपर +1 चार्ज, तो इसके ऊपर +1 तो संकुल पे क्या आएगा -1, इसका मतलब संकुल कैसा है ऋणावेशित, तो क्या लिखेंगे इसका नाम तो सीजियम है, धनायन का नाम, अरे धनायन का नाम क्या है बच्चों सीजियम, तो क्या लिखेंगे अपन कि सीजियम यानी फर्स्ट ए क्या हो जाएगा सीजियम, ये तो धनायन है आपके, तो सीजियम फिर क्या है आपके, ये देखो क्लोरिडो है 4, तो टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा सीजियम टेट्रा क्लोरिडो, और आगे क्या है संकुल ऋणावेशित है, तो आयरन के लिए क्या लिखते हैं अपन फेरेट, तो क्या हो जाएगा फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप तो देखो 4 क्लोरिडो है ना, हाँ बिल्कुल, तो वहां भी कितना आ जाएगा आप ये दो, क्लोरिडो पे 1 पे -1 4 पे -4 और सीजियम पे +1, तो क्या बचेगा -3, उधर जाएगा तो +3, वही क्या हो जाएगा फेरेट थर्ड, ये लो, तो पहला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा देखिए आप कैसे करेंगे, सुनिए दूसरा बी, और बी क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन ने निकाल ही दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और सी कौन सा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लो सी, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये कितना है देखो यहाँ तो 4 है भाई, कितना है 4, क्यों क्लोरिडो कैसा है, अरे एक दंतुक लिगेंड 4 है संख्या में, तो ये तो कैसा हो जाएगा आपके समन्वय संख्या 4, ये लो, अब क्या आएगा इसके बाद डी, और डी में क्या है देखो यहां जो आपके आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, अरे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, और जब +3 है तो आयरन 3d6 4s2, 2 s से गए और 1 d से चला गया, तो कितने बचेंगे 3d5, और देखो
क्लोरिडो कैसा लिगेंड है? अरे क्लोरिडो कैसा है? वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है और वैसे भी कैसा है? चतुष्फलकीय है। कैसा है? चतुष्फलकीय। चार हैं, और चार हैं तो क्या होगा? अब की बार ई नीचे T2 ऊपर, और इलेक्ट्रॉन कितने भरने? 5। तो चतुष्फलकीय संकुल में तो वैसे पेयरिंग नहीं होती, लिगेंड विगेंड देखने की जरूरत नहीं है अपन को। तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5, ई में 2 T2 में 3, तो क्या हो जाएगा? E2 T2 अरे 3, ये लो E2 T2 3, ई में 2, ई में 2 T2 में 3, ये लो। और सबसे लास्ट कौन सा है? डी हो गया। ई, ई देखो, ई में क्या है सुनो। अरे ई क्या है? ई तो हमको दिख रहा है वैसे, समन्वय संख्या 4 है, तो कैसा हो जाएगा आपके? चतुष्फलकीय। ये लो, चतुष्फलकीय। अरे कौन सा हो जाएगा? चतुष्फलकीय। कौन सा? चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय है तो देखो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लो आप, एफ। एफ में क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं अपन? भाई चतुष्फलकीय है ना, और यहाँ आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? अरे +3 में। कौन से में? +3। और +3 का मतलब क्या है? अरे +3 का मतलब 3d5 लिख रखा है पहले से, ऊपर लिख रखा है। और चतुष्फलकीय में क्या होगा? भाई एक S 3 P भाग लेनी चाहिए, तो डी वाले तो ऐसे कैसे रहेंगे? पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग होगी नहीं, तो 5 के 5 कैसे हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो N कितना हो जाएगा यहाँ? अरे N यहाँ हो जाएगा बच्चों 5। कितना? 5। और N 5, तो देखो म्यू की वैल्यू निकाल लो। म्यू बराबर क्या होगा? √n, यानी 5, 5 + 2 मीन्स, इसको अगर सॉल्व करें आप तो ये √35 और बोर मैग्नेटॉन। अरे बोर मैग्नेटॉन, ये लो। कितना आराम से सॉल्व हो रहा है, बताओ। कोई जोर आ रहा है क्या? पर देखो टाइम तो लगेगा, क्यों? अरे 30 क्वेश्चन है। कितने हैं? 30। 24 कर लिए अपन ने, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, समय तो लगेगा ही। इसलिए कहता हूं मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें आप, ज्यादा से ज्यादा करें। फिफ्थ देखो, फिफ्थ वाले में क्या है? फिफ्थ वाला ये रहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही आगे धनायन है, तो संकुल कैसा? ऋणावेशित। वही पोटेशियम हेक्सासाइनिडो, और देखो मैग्नीज है, तो मैग्नीज से क्या हो जाएगा? अरे मैग्नीज में 8 जोड़ देंगे अपन, तो मैग्नेट आयन हो जाएगा। कौन सा आयन? एक सेकंड, इसने मैग्नीज का मैग्नीज लिख दिया, गलत है। मैग्नेट आयन आएगा भाई। कौन सा? मैग्नेट आयन। देखो उसने कई जगह गड़बड़ कर रखी, इसका नाम होगा आपकी मैग्नेट। मैग्नेट आयन आएगा, बिल्कुल मैग्नेट आएगा। ठीक है ना, मैग्नीज है ना, तो अपन ने क्या पढ़ रखा है? जैसे आयरन है तो फेरेट, तो मैग्नीज है तो मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैग्नीज 8 ऐसे मत कर लेना, तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम, यानी फर्स्ट वाला सवाल, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, और आगे क्या है? मैग्नेट। ये लो मैग्नेट, तो पोटेशियम हेक्सा साइनिडो मैग्नेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? देखो K4 है, तो पोटेशियम पे कितना? 1 पर +1, 4 पर +4, और 6 साइनिडो है, माइनस का 6 प्लस का 4, क्या बचा? 2। उधर लेके जाओगे -2 को, तो प्लस का 2। ये लो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनिडो मैग्नेट सेकंड, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो मैग्नेट सेकंड, ये नाम हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, बी पार्ट। इसका बी पार्ट, ये लो। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते आ रहे हैं अपन अभी तक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपने पास आई गई यहां से, कितनी? +2। सी पार्ट में क्या लिखते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं तो अपन को पता है यहाँ कितनी है? 6। क्यों? CN अरे 6 है, तो 6 हो जाएगी आपकी।
ये लो, और ये 6 हो गई। आगे देखिए अगला डी। डी में क्या लेते हैं अपन, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां कौन है देखो, मैग्नीज, और मैग्नीज पे क्या है +2, और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s2, s वाले दो चलेंगे तो क्या हो जाएगा, s वाले दो जाएंगे तो 3d, अरे 5, और 3d5 का मतलब क्या है, संकुल तो अष्टफलक ही है, अरे CN6 ही था ना, एक बार मैं देख लेता हूं फिर भी, CN6 ही, इसका मतलब संकुल अष्टफलक ही है, अष्टफलक में T2G नीचे Eg ऊपर, लेकिन लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग पेयरिंग कर देगा। कितने लिगेंड हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 हैं तो क्या होगा, T2G में चले जाएंगे सारे, तो T2G 5, अरे T2G 5, ये लो, और Eg में क्या हो जाएगा आपके 0, हो गया। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, अष्टफलक ही होगा, क्यों, समन्वय संख्या कितनी है इसकी, अरे समन्वय संख्या कितनी है बच्चों इसकी, समन्वय संख्या है इसकी आपके 6, कितनी है 6, इसलिए अष्टफलक ही हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला देखो आप, सबसे लास्ट वाला क्या होगा, EF, और सबसे लास्ट वाला तो क्या है अपने पास, यही तो है चुंबकीय आघूर्ण। तो यहां कौन है, अरे मैग्नीज का +2, और +2 का मतलब क्या है 3d, अरे 5, और हमको पता है डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग करेगा ही कौन, साइनाइड, तो 5 कैसे, 2 तो पेयर, एक अकेला रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अरे 1, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा म्यू बराबर, अरे √1, 1+2, √1, 1+2, कितना हो गया √3, और √3 की वैल्यू तुमको पता है वैसे 1.732, और क्या हो जाएगा बोर मैग्नेटॉन, अरे बोर मैग्नेटॉन, ये लो, ये हो गया आपके 1.732 बोर मैग्नेटॉन। एक मिनट, हाँ हो गया, ये हो गया आपके 30 सवाल हो गए, कितने 30 ये लो, ये 3 4 5, ये लो आपके 3 4 5 कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने 30 सवाल कर दिए, एक सवाल के अंदर 30 सवाल, इसलिए एनसीईआरटी कम की है। अब देखिए अगला, अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल वैसे हम पढ़ चुके हैं, उपसय संयोजन यौगिकों के विलयन में स्थायित्व से आप क्या समझते हैं, उपसय संयोजक यौगिकों के विलयन में स्थायित्व से आप क्या समझते हैं। वैसे तो हमने पीछे हेडिंग पढ़ी थी उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व, और उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को हम स्थायित्व स्थिरांक या उसको साम्य स्थिरांक या विरचन स्थिरांक कहते हैं, उसके आधार पर समझा सकते हैं। यानी स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, उपसय संयोजक यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना चाहो इसको तो देखो, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज को लिख देता हूं आपको, देखो अगर आपके आ जाए तो उस लैंग्वेज में आप लिख देना। और फिर इसके बाद देखो ये वाला सवाल है नीचे वाला, इसको अपन को पढ़ना है, अच्छा सवाल है ये, इसके आधार पर कई सारे सवाल हैं आगे, तो अभी अपन लिखते हैं, देखो पहले इसके बारे में लिखते हैं। तो वैसे तो उपसय संयोजक यौगिकों के विलयन में स्थायित्व से अपन क्या समझ रहे हैं कि भाई उपसय संयोजक यौगिकों के विलयन में स्थायित्व को स्थायित्व स्थिरांक के आधार पर समझा सकते हैं। स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा और संकुल का स्थायित्व उतना ही, या उपसय संयोजक यौगिक का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और स्थायित्व स्थिरांक, विरचन स्थिरांक या जो आपके साम्य स्थिरांक है वो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे अपन निकालते हैं। तो वो वैल्यू जितनी ज्यादा, इसका मतलब उसका स्थायित्व उतना ही अधिक। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, वैसे तो मैंने लिखवा रखा है कि उपसय संयोजक यौगिकों की विलयन में स्थायित्व को
या एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज लिखो तो इसकी लैंग्वेज लिख दो। वही चीज है, घूम फिर के वही आ रही है। तो उपसय संयोजक यौगिकों के विलयन में स्थायित्व का अर्थ, ये लो, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जो मैं बोल रहा हूं वही एनसीईआरटी बोल रही है। स्थायित्व का अर्थ साम्य, यानी साम्यावस्था पर भाग ले रही, साम्यावस्था पर भाग ले रही साम्यावस्था पर भाग ले रही दो स्पीसीज के मध्य, यानी एक तो केंद्रीय धातु परमाणु भाग लेगा है और एक लिगेंड, दो स्पीसीज के मध्य संगुणन की मात्रा से है। या मैंने जो बोला ना वो भी सेम ही बात है, संगुणन की मात्रा से है। संगुणन की मात्रा का मतलब अरे वो जुड़ेंगे आपस में, और जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। अब जितना ज्यादा संगुणन होगा उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा आपके, तो इसका मतलब साम्यस्थिरांक का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा, तो संकुल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा हो जाएगा। वही बात है घूम फिर के। संगुणन के लिए, ये लो, संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक, संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक, या इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, स्थायित्व या विरचन स्थिरांक। ये लो, विरचन स्थिरांक। तो संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक का परिमाण गुणात्मक रूप से, परिमाण यानी साम्य स्थिरांक का परिमाण, यानी ये उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो गुणात्मक रूप से गुणात्मक रूप से स्थायित्व, गुणात्मक रूप से स्थायित्व को बताता है या प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है। ये लो, जैसे मान लो अपन ये ले लेते हैं कभी क्रिया कि M+4L, और इससे क्या बन रहा है आपकी Ml4। ये लो, तो क्या होगा, देखिए इसके लिए यदि अपन साम्य स्थिरांक लिखें कि साम्य स्थिरांक, तो K बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद की कंसंट्रेशन अपॉन ये जो अभिकारक है इसकी कंसंट्रेशन। ऐसा अपन ने पीछे पढ़ा है, ये पिछले साल पढ़ते थे अपन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम या गुलवर्ग और बागे का नियम। तो देखो भाई ये दोनों ज्यादा संगुणित होंगे तो ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा तो ये ऊपर ही तारा है, तो जब ये ज्यादा बनेगा तो साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे K क्या है, K बराबर साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक कह दो, स्थायित्व स्थिरांक कह दो आप, या इसको विरचन स्थिरांक कह दो आप। ये लो,
हो गया। अब सुनिए आगे, तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से कि साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, यानी साम्य स्थिरांक जितना अधिक होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ml4 की विलयन में, ml4 की विलयन में मात्रा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब देखो विलयन के अंदर जो मुक्त धातु आए ना CMI, यानी ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा आपके, इसके ये चारों तरफ से किससे, अरे विलायक अणुओं से घिरा रहता है। अब जब लिगैंड के साथ उसकी अभिक्रिया होगी तो लिगैंड क्या करेंगे, विलायक के अणुओं को वहां से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं यहां से, देखिए विलयन में मुक्त धातु आयनों का अस्तित्व विरले ही होता है। विरले का मतलब अस्तित्व ऐसे लिख दूं मैं, नहीं होता है, ये लो ना, विरले ही का मतलब बहुत कॉमन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेगा नहीं, यानी ऐसे फ्री आयन मिल जाए, ठीक है ना, अस्तित्व नहीं होता है। अतः धातु आयन सामान्यतः विलायक अणुओं से, विलायक अणुओं से घिरा होता है। जो लिगैंड अणुओं से प्रतिस्पर्धा करेंगे तथा उनसे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित, तथा उनसे धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ये लो,
ये विलयन में मतलब उपसय संयोजक यौगिकों का स्थायित्व हो गया। अब इसको आप इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं कि भाई विलयन में उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को हम किसके आधार पर, अरे स्थायित्व स्थिरांक, विरचन स्थिरांक, या फिर आप कौन सा बोल सकते हो उसको, हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं अपन, सुनिए कि उपसय संयोजक यौगिकों के विलयन में जो स्थायित्व है उसको स्थायित्व स्थिरांक या विरचन स्थिरांक या साम्य स्थिरांक की सहायता से या साम्य स्थिरांक के द्वारा समझा सकते हैं। अब साम्य स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा संकुल का स्थायित्व विलयन में उतना ही क्या होगा, ज्यादा। कुल मिला के इसका भावार्थ यही तो आ रहा है। फिर एक ऐसी रिएक्शन लिख देना और ये साम्य स्थिरांक हो गया। तो यही लिखा है मैंने, साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा Ml4 की विलयन में मात्रा उतनी ही क्या होगी, अधिक। बस, और चाहो तो ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा है। ठीक है ना, ये पूरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ये किसकी लैंग्वेज है, एनसीईआरटी की। अब देखिए आगे, अगला देखो, अगला आपसे पूछ सकता है बिल्कुल सवाल, संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, तो संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं अपन। संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। हाँ जी, ये लो, ये 3। अब संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं अपन, ये लो। यानी अपनी हेडिंग है अब क्या, संकुलों के स्थायित्व को, संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से सवाल पूछ लेगा। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। हाँ जी, देखिए, संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सुनिए आप। सबसे पहला तो है आपके केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। किसकी, ये लो, ये लो, CMI की प्रकृति। और CMI की प्रकृति में क्या है, सुनिए आप। तो CMI पर जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, धनावेश, संकुल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा भाई। क्या कह रहा हूं मैं कि CMI पर जितना ज्यादा चार्ज होगा संकुल का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि CMI पर, और CMI पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हमको पता है। CMI को धनावेशित मानते हैं, ऐसा तो हमने पहले लिखा है। तो क्या कहेंगे, CMI पर धनावेश की मात्रा बढ़ने पर, धनावेश की मात्रा बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। संकुल का स्थायित्व क्या होता है भी, अरे बढ़ता है।
संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ये लो, एक फैक्टर तो ये है। जैसे इसका एग्जांपल लेना चाहें अपन, देखो तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, एक तो मान लो आपके लिए ये कि Fe, ऐसे आपसे कोई जरूरी नहीं है पूरा ऐसे अरे डिटेल में पूछे आपसे, इसको चाहे तो आप वहां थ्योरी में ऐड कर सकते हैं, वहां नहीं तो यहाँ पे तो करवाई दिया मैंने आपको। तो आपसे ऐसे एक एग्जांपल देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी और कौन सा कम स्थायी। मान लो मैंने एक लिख दिया आपको ये, और इनमें से कौन ज्यादा स्थायी है। तो कौन ज्यादा स्थायी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो यहाँ Fe का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू मैं, तो देखो एक Cn पे एक माइनस, तो 6 पे 6 माइनस, बराबर में -4 चल रहा है, उधर जाएगा +6, तो क्या बचेगा +2, यानी CMI आयरन है और इस पे चार्ज कितना है +2, और यहाँ कितना है, अरे +3। और अभी तो लिखा अपन ने CMI पर धनावेश बढ़ता है तो संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है, संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ से, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, अरे स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, किसका, जिस CMI पर धनावेश ज्यादा है उसका। यानी आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहां से कि आवेश है, ठीक है ना, ये समानुपाती किसके, अरे स्थायित्व के, और स्थायित्व किसका, देखो आवेश तो कौन सा, अरे CMI का आवेश, और स्थायित्व किसका, संकुल का। अब इतना तो आप समझदार हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, ये लो पहला फैक्टर हो गया आपके प्रभावित करने वाला। दूसरा देखिए आप, दूसरा वाला देखिए आप, हाँ जी, दूसरा वाला क्या है, देखो प्रभावित करने वाले कारक में एक तो CMI पर चार्ज हो गया, दूसरा देखो साइज ले लेते हैं अपन, यानी CMI का आकार, ये लो CMI का आकार, त्रिज्या कह दो आकार कह दो एक ही बात है, CMI का आकार। और देखो CMI का आकार क्या करेगा, सुनिए, हाँ जी, तो CMI का आकार क्या करेगा, सुनिए, जो रेडियाई है ना आपके, यानी CMI का आकार जितना छोटा होगा, CMI का आकार, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं आपको, जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उससे बनने वाले, उससे बनने वाले संकुल का, उससे बनने वाले संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, ये लो, अरे उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा आपके, अधिक होगा। ठीक है, एक देखो आपके तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर है आपके जो प्रभावित करने वाला कारक है, वो है आपके कौन सा, आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव। आयनिक विभव, और इसको देखो हम फाई से दिखाते हैं भाई, किससे, फाई,
अब आपकी देखो एनसीईआरटी में थ्योरी में नहीं दे रखा है आपको कि संकुल को ऐसे प्रभावित करने वाले कारक वगैरह, शायद शॉर्ट में लिखा है उसने, इन शॉर्ट ऐसे। एक तो शायद ये देखो शायद शॉर्ट में लिखा है इसने सीएफटी के अंदर। चलो उसको देख लेते हैं अपन। आपके इससे बाहर भाई जाने से क्या फायदा है, एक बार देखो। शायद ऐसा दिया नहीं। वो तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के लिए है। हाँ दे नहीं रखा है ऐसे आपके, लिख लो। चलो देखो आयनिक विभव क्या है, देखो फाई बराबर मैं लिख देता हूं फाई, ये फाई बोलते हैं इसको। फाई बराबर क्या है, आवेश अपॉन त्रिज्या। फाई बराबर क्या है, आवेश अपॉन त्रिज्या, ये लो। और अपन ये करें चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ये त्रिज्या अगर घटती है, ये क्या है यहाँ, अरे यहाँ इनवर्सली है, ये रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है। अगर त्रिज्या घटेगी तो फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज यानी आवेश और त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल। अगर ये बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है भाई। यानी मैं यहां से एक फॉर्मूला और लिख दूं मैं, या डायरेक्ट हिंदी में लिख दूं, चलो आपको आपके हिसाब से ये लो, ऐसे लिख दूं मैं कि आयनिक विभव का मान बढ़ने पर, आयनिक विभव का मान, विभव का मान बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। यानी आयनिक विभव का मान बढ़ेगा तो संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा। अब जैसे अपन अगर मान लो 3D श्रेणी की बात कर लें, तो 3D श्रेणी में देखो मैग्नीज से अगर देखें अपन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सारे +2 ले लेते हैं अपन, तो चार्ज तो सब में कॉमन हो गया। और हमको पता है त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, इधर से इधर जाते हैं तो, अरे त्रिज्या कैसी होती है, इधर से इधर जाते हैं तो पहले घट रही थी, कहां तक, क्रोमियम तक, क्रोमियम क्या, मैग्नीज तक, मैग्नीज तक घट रही थी, फिर उसके बाद कांस्टेंट थी, फिर उधर जाके बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीज तक तो घट रही है, उसके बाद तो कांस्टेंट ही रह रही है ना। इसका मतलब जो इनका आयनिक विभव है भाई ये लगभग कांस्टेंट है। और आगे जाके कॉपर में क्या होगी, अरे ये त्रिज्या बढ़ गई और आयनिक विभव घट गया, जिंक में और बढ़ गई त्रिज्या, तो आयनिक विभव और कम होना चाहिए, तो उनकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए पर उनकी ज्यादा होती है। तो इसके आधार पर, आयनिक विभव के आधार पर अपन संकुलों को, जैसे ये मैग्नीज से लेके और कॉपर तक के संकुलों को या जिंक तक के संकुलों को जमाते हैं ना, तो उसमें कॉपर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पाई गई है। अब वो आगे जाके बड़े लेवल पे थोड़ा सा उसको ना एक अलग से एक जॉन टेलर प्रभाव होता है, उसके आधार पर समझाते हैं अपन। पर ऐसी एक सीरीज है, उस सीरीज का नाम क्या है, एल्विन विलियम सीरीज। और अपन को तो उस पर जाना नहीं है ज्यादा, अपन को उस पर ज्यादा जाना नहीं है। या चाहो तो देखो मैं ये लिख देता हूं, चलो यहां से, यानी आयनिक विभव के आधार पर, आयनिक विभव के आधार पर देखो ये लो यहां लिख दो मैं, चलो आयनिक विभव के आधार पर, आयनिक विभव के आधार पर, किसके आधार पर, आयनिक विभव के आधार पर अगर अपन कुछ धातुओं को जमाएं, जैसे मान लो एक तो अपन ने क्या ले लिया, मैग्नीज +2, एक ले लिया अपन ने मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये लो +2, सबका +2 आयन ले लिया अपन ने, कॉपर +2 और ये जिंक +2। तो देखो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ना आपकी,
वो क्या है? वैसे तो देखो आवेश बटे त्रिज्या, तो आवेश तो समय अपन ने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, तो इसका मतलब त्रिज्या डिसाइड करेगी कि फाई का मान ज्यादा होगा या कम। तो त्रिज्या देखो वैसे कॉपर की ज्यादा होती है, पर कॉपर की स्टेबिलिटी फिर भी ज्यादा है, और जिंक की भी त्रिज्या क्या है, ज्यादा है। वैसे जिंक की त्रिज्या भी क्या होती है, ज्यादा होती है आपकी। तो यहां से क्या होगा आपकी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो कॉपर की देखो इससे भी ज्यादा है, और कॉपर की इससे भी ज्यादा है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है भाई, ये किसका है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, स्टेबिलिटी का। और इस क्रम को प्राकृतिक क्रम, नेचुरल ऑर्डर, या फिर इसी को बोलते हैं इरविंग विलियम, कौन सा, इरविंग विलियम क्रम कहते हैं। इरविंग विलियम ऑर्डर। तो आप तो ज्यादा याद नहीं रखो ना, तो आप तो इतना याद रख लो, आयनिक विभव क्या होता है, आवेश बटे त्रिज्या। इसका मतलब आयनिक विभव का मान बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और चाहो आगे ये नीट जेई वगैरह ऐसे कंपटीशन के लिए याद रखो, तो इसको याद रख लो, नीट जेई जैसे कंपटीशन के लिए याद रखो, तो फिर इसको आप याद रख लो, किसको, अरे इरविंग विलियम ऑर्डर को। कि वैसे तो क्या भाई, कॉपर जिंक का त्रिज्या ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा तो आयनिक विभव कम, तो स्टेबिलिटी भी कम होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है, ज्यादा। तो ऐसा नेचुरली पाया गया है। भाई केमिस्ट्री में अपवाद नहीं होते हैं क्या, ये होना ये चाहिए पर ये नहीं, तभी तो अपवाद है वो। तो होना तो क्या है, जिंक वाला और कॉपर वाला कम होना चाहिए, पर कॉपर देखो सबसे ज्यादा है, कॉपर देखो निकल से भी ज्यादा है, इन सबसे ज्यादा, और जिंक से भी क्या है, ज्यादा। इसको अपन क्या करें, प्राकृतिक क्रम या इरविंग विलियम क्रम, ठीक है। ये भाई इसके आधार पर जमाए, अब इसके आधार पर जमाए तो इनका कम होना चाहिए, पर है क्या, ज्यादा, ठीक है। तो ये ऑर्डर कौन सा है, इरविंग विलियम, दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने समझाया, इसलिए इरविंग विलियम ऑर्डर। तो ये हो गया आपकी प्रभावित करने वाला कारक तीसरा, प्रभावित करने वाला कारक तीसरा। चौथा देखिए आप अभी, चौथा देखिए आप, हाँ जी, तो ये इरविंग विलियम क्रम हो गया आपका। तो ये तीन प्रभावित करने वाले कारक लिख दिए अपन ने। चौथा देखिए आप, चौथा क्या है सुनिए, चौथा है ये लो, हाँ जी, चौथा देखो, हाँ जी, चौथा है आपके क्या, लिगेंड की प्रकृति, किसकी, या सॉरी लिगेंड की क्षारीयता कर लेते हैं, लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य, ये लो क्षारीय सामर्थ्य या क्षारीयता, ये है आपके चौथा। आपसे तो डायरेक्ट ऐसे कोई बड़ा सवाल पूछ ले तब तो आपको ऐसे समझाना है, और बड़ा सवाल नहीं पूछे आपसे, आपसे तो ऐसे कोई एग्जांपल देके पूछ ले तो फिर आपको वो बताना है। सुनिए, हाँ जी, तो लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य, देखिए भाई लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य, अरे क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है,
लुईस क्या कहता है, जो लोन पेयर आसानी से दे वो उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा, लोन पेयर आसानी से नहीं दे उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम, यानी लोन पेयर दाता क्षार कहलाता है और लोन पेयर ग्राही क्या कहलाता है आपके अम्ल। तो लोन पेयर दाता क्षार, इसका मतलब लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी तो वो लोन पेयर आसानी से दान करेगा, तो संकुल का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। तो क्या कहेंगे कि जिस संकुल की जिस लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होती है वो स्थायी संकुल बनाता है, या उसके संकुल का स्थायित्व कैसा होता है, ज्यादा। तो क्या लिखेंगे अपन, लिगेंड की या लिगेंडों की लिख लो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। संकुल का स्थायित्व क्या होता है अभी, अरे संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, ये लो, यानी लिगेंडों की क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी तो संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो इसका मैं एग्जांपल लेना चाहूं आपके लिए, तो देखो एक एग्जांपल तो ये रहा आपका कि Cu CN4 2- और एक ले लिया अपन ने Cu अरे NH3 का होल 4 NH3 का होल 4 2+ NH3 का होल 4 और इधर 2+, ठीक है। अब देखो अगर अपन यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें तो देखो इसकी भी +2 आएगी, क्यों, एक CN पे -1 4 पे -4 उधर जाएगा +4 पर बराबर में -2 चल रहा है तो +2 आएगा कॉपर का, और यहां भी क्या आ रहा है +2। इसका मतलब CMI पर चार्ज तो कैसा है, एक जैसा है, चार्ज तो एक जैसा है। अब CMI का चार्ज एक जैसा है तो साइज भी एक जैसा है, और वो जो है आपके चार्ज बराबर साइज बराबर तो आयनिक पोटेंशियल बराबर है। तो फिर क्या देखेंगे यहाँ, जो CN लिगेंड है CN-, अरे इसकी जो क्षारीय सामर्थ्य है ना वो कम है, और NH3 की क्या है, ज्यादा। NH3 कैसा है, अरे NH3 ज्यादा क्षारीय है, NH3 ज्यादा क्षारीय है, और HCN मतलब ये CN- है ये कम क्षारीय है। क्यों, अरे इसका एसिड बनाएंगे ना अपन तो HCN बनेगा, HCN की ये इसका इसके HCN की एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 से ज्यादा है कहीं, तो अपन को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्या हो जाएगा आपकी, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्षारीय सामर्थ्य क्या है, ज्यादा, तो फिर ये क्या करेगा, अरे ये ज्यादा स्थायी संकुल बनाएगा। तो क्या कहेंगे अपन कि NH3 और ये जो CN- है, अरे इसमें से क्षारीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा है, क्षारीय सामर्थ्य, हाँ जी क्षारीय सामर्थ्य, ये लो बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ कुछ भी कह दो आप, क्षारीयता या क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया की ज्यादा किससे, CN- से, और लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। क्यों, क्षारीय सामर्थ्य बढ़ने का मतलब लोन पेयर आसानी से दान करेगा तो संकुल अरे स्टेबल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझा सकते हैं, ये स्टेबिलिटी है, ये क्या है आपके स्टेबिलिटी, ठीक है। अगला देखो एक लास्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट कीलेट प्रभाव, कौन सा, कीलेट प्रभाव, और इसको मैं लिखा के आ रहा हूं आपको पीछे याद हो तो आपको, अपन ने वहां कीलेट लिगेंड पढ़ा था और वहां लिखा था अपन ने कि कीलेट लिगेंड युक्त संकुल का स्थायित्व सामान्य लिगेंड की तुलना में कैसा होता है, ज्यादा, ठीक है ना। क्यों, कीलेट लिगेंड है वो क्या करता है, अरे CMI के साथ जुड़ के कीलेट वलय बना लेता है, इसलिए संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से, कीलेट लिगेंड युक्त कीलेट लिगेंड युक्त
संकुल का स्थायित्व सामान्य लिगेंड की तुलना में अधिक होता है। सामान्य लिगेंड की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि ये CMI के साथ, किसके साथ? अरे CMI के साथ वलय का निर्माण कर लेते हैं, वलय का निर्माण कर लेते हैं। निर्माण कर लेते हैं, जिससे संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस पर आधारित एक सवाल भी है आगे। स्थायित्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आगे पूछे मान लो आपसे, दोनों ही केलेट लिगेंड दे दे मान लो, ये 2 या 3 जो भी हैं, तो फिर आप देख लो कौन केलेट वाले ज्यादा बना रहा है, और केलेट वाले की संख्या कैसे निकालते हैं वो पीछे मैंने सिखा रखी है। तो क्या लिख सकते हैं अपन? अगला पॉइंट कि केलेट वाले की संख्या, केलेट वाले की संख्या लिखा रखा है मैंने, ये बिल्कुल ऐसे कैसे बढ़ने पर ये प्रभाव आपके इंपॉर्टेंट भी हुई। अरे ये इंपॉर्टेंट भी आपके, तो बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। अरे संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, मैंने जैसे मान लो, अरे एक लिगेंड ले लिया मैंने, कौन सा? ये ले लिया, चलो NiNH3 का होल 6, NiNH3 का होल 6 प्लस 3। एक संकुल तो मैंने ये ले लिया, और एक संकुल मैंने अरे ये ले लिया मान लो NiNH3 का होल 4, और एक ले लिया मैंने En, और यहां अभी भी चार्ज कितना है आपका? +3, ठीक है। और एक ले लेते हैं अपन ये Ni और NH3 का अरे होल ट्वाइस, और En का ट्वाइस कर देता हूं मैं, और एक देखो इसके ऊपर +3 चार्ज कर देता हूं, और इधर आ जाएगा ये। चलिए 3 ही बहुत हैं अपने, है ना, तो 3 ही बहुत है। चलो देखिए, वो तो चौथा ले लेंगे तब भी वही बात है। इधर से इधर क्या हो रहा है देखो आप भाई, इसमें तो क्या है? अरे ये लिगेंड तो कैसा है आपके? सामान्य। ये लिगेंड कैसा है? सामान्य। और देखो इधर, अरे ये 4 तो सामान्य है, एक केलेट लिगेंड आ गया। अरे एक क्या आ गया? केलेट। और इधर भी देखो क्या है? अरे वही En है, तो ये भी कैसा है? अरे ये भी कैसा है बच्चों? केलेट। और अपन ने ये तो कहा है कि सामान्य की तुलना में केलेट का स्थायित्व ज्यादा है, तो इसका मतलब इन दोनों का स्थायित्व इससे ज्यादा है। अब ये भी केलेट, ये भी केलेट, तो फिर क्या देखेंगे कौन केलेट रिंग ज्यादा बना रहा है? ये हमको पता है एथिलीन डायमीन द्विधातुक लिगेंड है, जितने दाता परमाणु उससे एक कम कर दो वो केलेट वाले। तो यहाँ केलेट वाले 1, इधर केलेट वाले 2, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां से, चाहे आप तो ऐसे कर सकते हैं। देखो वो तो हट गया ना,
ये तो सामान्य है, इसलिए तो क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, देखना, यानी नंबर ऑफ अरे कीलेट रिंग, नंबर ऑफ कीलेट रिंग, नंबर ऑफ कीलेट रिंग क्या हो रही है, अरे बढ़ रही है, और कीलेट रिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, अरे बढ़ेगी। ये लो, स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर अगर अपन लिखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अरे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर 2, और सबसे कम कौन है बच्चों, 1। अरे सबसे कम कौन है, 1। ये लो, ये स्टेबिलिटी बता दी मैंने आपको। ये लो, तो मैंने आपको कितने, 5 फैक्टर बता दिए आपको, कितने, अरे 5। ये लो 5 फैक्टर हो गए आपके, 5 कारक प्रभावित करने वाले। और आपसे डायरेक्ट मान लो ऐसे 1 नंबर में पूछ ले और कह दे कि संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए, तो आप लिख दो कोई से भी, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था लिख दो, या उस पर आवेश लिख दो, एक ही बात है, सीएमआई की प्रकृति, एक लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य हो गई, एक ये जो क्या नाम है केलेट प्रभाव हो गया, और एक पीछे को अपन ने आयनिक विभव भी लिखा था, एक सीएमआई की त्रिज्या या सीएमआई का आकार भी लिखा था। 5 हो गया आपकी, मैंने 5 के 5 आपको एक्सप्लेन करके बता दी। ये थ्योरेटिकल था थोड़ा सा, ये पीछे मतलब भाई एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, क्वेश्चन डाल दिया इसने बस, ठीक है ना। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन करते हैं, संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, ऐसा हमने वर्नर थ्योरी के अंदर पढ़ा था। कहां, वर्नर थ्योरी के अंदर। यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपके, अरे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैसे टूटेगा आपके, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपके कैसे टूटेगा बच्चों, अरे ये वाला, ये ऐसे टूटेगा, देखो CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, ये लो। और अपन को पता है देखो Cl, अरे बाहर की तरफ ऋणायन है, एक Cl पर 1 माइनस तो 2 पर 2 माइनस, तो इस पूरे डिब्बे पे क्या आएगा, 2 प्लस, तो क्या हो जाएगा इस डिब्बे पे तो 2 प्लस, अरे डिब्बे पे तो 2 प्लस हो गया आपका, और प्लस 2Cl अरे माइनस। तो ये यही कह रहा है कि इस संकुल से कितने विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, अरे तो एक आयन तो पूरा डब्बा 1 है, इसके आगे इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो एक आयन ये और 2 आयन ये, कुल कितने, 3 आयन। ऑप्शन 6 4 3 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, पूछे भी हैं पहले, ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगला देखो, निम्न आयनों में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा, यानी ये आयन दे रखे हैं, इनमें से चुंबकीय आघूर्ण का मान किसका सबसे ज्यादा होगा। देखो यार, अरे H2O लिगेंड तो तीनों में एक जैसा है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। अब बस आपको देखना क्या है, अरे यहां कौन है आपके पास, Cr+3, और Cr+3 है, क्यों, H2O तो वीक है ना, तो जितना जितना चार्ज दिख रहा है वही क्या है इस पर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा Cr+3 का मतलब क्या होगा, अरे 3d3 +3 का मतलब 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना, सॉरी 2 नहीं, कितने, 3 निकालने ना, 4s में से 1 और 3d5 था ना, d में से 2, तो क्या बचेगा 3d3। यहां क्या बचेगा, इसमें देखो, इसमें Fe, इसमें आपके Fe, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2, और Fe+2 का मतलब क्या है, 3d6 4s2, s वाले निकल जाएंगे, 3d में 6, ये लो 3d6, और इसमें क्या होगा आपके जिंक, अरे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और +2 है तो क्या होगा 3d10, अरे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 3d10 4s2, s वाले निकल गए। अब देखो, आप सुनिए, अब क्या करेंगे आप, अरे अब क्या करेंगे आप, डी में देखो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, अरे डी में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, देखो डी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 6 इलेक्ट्रॉन,
और इधर भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन। ये लो, हाँ जी, डी में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, देखो, देखिए, एक, ये लो, ठीक है। अब डी में देखो इलेक्ट्रॉन भरो आप, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 3, और 3 तो कैसे भरते हैं, हुंड के नियम से, 1 2 3। 6 कैसे भरेंगे आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। और यहां कैसे भरेंगे, 10 है यहाँ तो, अरे 10 तो 1 2 3 4 5 10 ही आ सकते हैं अधिकतम, तो ये तो सारे आपके ऐसे हो जाएंगे 10। अब देखो अगर अपन n देखें, n का मतलब अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, अरे यहाँ 4, और यहाँ कितने, यहाँ तो कोई n का मान यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और हमको पता है चुंबकीय आघूर्ण है वो n पे तो डिपेंड करता है, जिसके लिए n का मान ज्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा। तो फिर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके, अरे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके, ये वाला, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी ज्यादा। ये लो, ठीक है ना, या चाहो तो देखो मैं लिख दूं यहाँ, ये लो, कि म्यू समानुपाती है किसके, एन की, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी आपके ज्यादा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, वहां 3 है, और वहां 0, और अगर ऑर्डर पूछता सबसे ज्यादा फिर इससे कम ये और सबसे कम ये लो। इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए, अच्छे सवाल हैं। अगला सवाल देखिए आप, लास्ट 3 सवाल है लास्ट में, क्या देखो, के CO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट, OS, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, ये लो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लो, ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमको पता है वो CO, अरे कार्बोनिल लिगेंड है 0, पोटेशियम पे +1, और बराबर में लेके जाओगी -1, तो कौन सा हो जाएगा, अरे -1 ये रहा, -1 आपके पास ये रहा, -1 ये रहा। ध्यान रखें, देखो एक जैसा जैसा निकालोगे वैसा ही आंसर आ जाएगा। तो 1 निकालोगे तो प्लस में भी और माइनस में भी, 3 निकाल दी तो प्लस में और माइनस में, तो इसलिए सोच समझ के निकालें आप, सोच समझ के निकालें। यानी धातु CMI जब भी अरे कार्बोनिल लिगेंड के साथ होता है ना, तो वो 0 भी दिखा सकता है, माइनस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ऐसा। निम्न में से सर्वाधिक स्थायी संकुल, निम्न में से सर्वाधिक स्थायी संकुल देखो, H2O लिगेंड, देखो आयरन 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 है सब में, उदासीन +3 उदासीन +3, यहां देखो 1 का -2 3 का -6 और ये -3 तो प्लस का 3 ही आ रहा है, और यहां भी देखो वही -6 और ये -3 तो प्लस का 3, तो सब पे क्या है, आयरन CMI है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या देखें अपन, लिगेंड देख लेते हैं, H2O NH3 Cl और ये C2O4, अरे ये क्या आ गया, ऑक्जेलेटो लिगेंड आ गया। और ऑक्जेलेटो लिगेंड कैसा है, अरे कीलेट लिगेंड है, तो ये लिगेंड कैसा है, अरे ये लिगेंड कैसा है बच्चों, अरे ये कीलेट लिगेंड है, ये लो, ये कौन सा है, कीलेट। और ये सारे कौन से हैं, नॉर्मल। और अभी तो लिखा अपन ने कि कीलेट लिगेंड युक्त संकुल का स्थायित्व अरे सामान्य की तुलना में ज्यादा होता है, तो ये वाला क्या है, ज्यादा स्थायी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए आप, ये निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में, निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में, निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम होगा। देखो NiNi सब में है, यहां NO2 यहां NH3 यहां H2, +2 ये तो कैसा, देखो उदासीन उदासीन तो +2 है, यहां 1 का -1 NO2 -6 का -6 बराबर में -4 चल रहा है तो +2,
तो इसका मतलब CMI एक जैसा, CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक जैसा, बस लिगेंड कैसा सब में अलग अलग। तो ये ऐसे कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम होगा। क्या क्रम होगा? देखो इसको मैं अगले उसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां अगर इनकी अपन क्षेत्र प्रबलता देखें, इन लिगेंडों की क्षेत्र प्रबलता का मतलब प्रबल है या दुर्बल है, तो वो है H2O तो सबसे वीक है, उसके बाद NH3 आ जाएगा और सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा? NO2 माइनस। तो क्या लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन? ये लो इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं अपन, ये लो सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे अपन? मैं ऐसे लिख दूं कि लिगेंडों की सामर्थ्य कह दो, क्षेत्र प्रबलता कह दो, तो वो क्या है आपकी? अरे वो क्या है आपकी? कि सबसे वीक तो कौन है आपकी? H2, उससे ज्यादा NH3 और सबसे ज्यादा कौन है? NO2 माइनस। और देखो लिगेंड जितना स्ट्रांग होता है, लिगेंड की क्या क्षेत्र प्रबलता जितनी अधिक होती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान उतना ही क्या होता है? ज्यादा। तो क्या लिख सकते हैं अपन चाहें तो यहां कि लिगेंड की सामर्थ्य जितनी अधिक होती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। उतना ही अधिक होता है, अतः लिगेंड द्वारा उतनी ही अधिक ऊर्जा का अतः लिगेंड द्वारा उतनी अधिक ऊर्जा का ये रंग अवशोषित किया, या उतनी ही अधिक ऊर्जा का या लिगेंड द्वारा उतनी अधिक ऊर्जा, ऐसे लिख देता हूं, या ऊर्जा का रंग, ये तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, इसने पूछा क्या है मेरे सवाल में? अवशोषण, दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम। तो उतनी ही अधिक ऊर्जा का ये रंग अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ये लो किया जाता है। सुनिए, हमने ये पढ़ रखा, देखो विवग्योर, VIBGYOR, अरे पढ़ रखा है कि देखिए इधर से इधर जा रहे हैं अपन, तो अपन को पता है क्या कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है? देखो एनर्जी जो है ना,
अरे वो घट रही है आपकी, बैंगनी वाले की जो एनर्जी वो ज्यादा होती है, और तरंग दैर्घ्य एनर्जी में कैसा उल्टा रिलेशन होता है, तो इधर से इधर जा रहे हैं एनर्जी घट रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि ई में और तरंग दैर्घ्य में कैसा रिलेशन है, अरे व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। तो इसने हमसे क्या पूछा है कि इनमें से निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या होगा। इसका मतलब ये वाला लिगेंड है, ये अधिक ऊर्जा के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करेगा, अधिक ऊर्जा के मतलब अधिक ऊर्जा के प्रकाश को, यानी एक तरीके से कम तरंग दैर्घ्य वाले को ना क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और ये वाला क्या ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो इसने हमसे ये तो पूछा तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या होगा, तो देखो ऊर्जा इसकी ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, तो क्या होगा, अरे तरंग दैर्घ्य का क्रम यानी लैम्बडा का क्रम क्या होगा, भाई अधिक एनर्जी का रंग तो ये अवशोषित करेगा, क्योंकि ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा कर रहा है ना, तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी वाले रंग को ये अवशोषित करेगा, यानी बैंगनी को, और ये किसको, रेड को, तो तरंग दैर्घ्य रेड की ज्यादा है, तो फिर तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या हो जाएगा कि जो संकुल लिखे हैं ना अपन ने, उसके हिसाब से संकुल क्या लिखे हैं अपन ने, पहला कौन सा NO2, फिर NH3 और फिर H2O। इसका मतलब इसका तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा, उससे कम इसका, और सबसे कम इसका, यानी 3 2 1 3 2 1, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का जो क्रम है 3 2 1, इसका मतलब ये जो है ना आपकी कौन सा H2O वाला है, ये अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित करेगा, जबकि NO2 है ये NO2 माइनस है, ये कारण कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित करेगा, और हमको पता है इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, इसका कम, यानी ये ऑर्डर हो जाएगा आपके, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा आपके H2O, पहले H2O ही दिया ना, एक बार मैं और देख लूँ एक बार, पहले इसने H2O, तो उल्टा करेंगे H2O, हाँ NO2 माइनस 3 2 1 सही है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपकी। अरे जो लिगेंड ज्यादा प्रबल है तो वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी का अरे कलर अवशोषित करेगा, और ज्यादा एनर्जी का कौन है, वॉयलेट, कम एनर्जी का कौन है, रेड। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो बैंगनी वाले को अवशोषित करेगा, और वीक वाला रेड वाले को, तो तरंग दैर्घ्य रेड वाले की ज्यादा है ना, तो इसका मतलब जहां H2 लिगेंड जुड़ा हुआ है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, फिर NH3 वाला, और सबसे कम NO2 वाला। इस तरीके के अच्छे सवाल ही, ये इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल हैं, अरे ये दिमाग वाले सवाल हैं, इनको हर बच्चा नहीं करेगा, कंसेप्चुअल सवाल हैं, जिसको कंसेप्ट आता है वही कर सकता है ऐसे सवाल, नहीं तो हर कोई नहीं करेगा, हर कोई नहीं करेगा। ये लो मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको ये दे दिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। तो इस तरीके से बच्चों आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है, कौन सी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली। अब एक चैप्टर बच रहा है यूट्यूब पर आपका मात्र, कौन सा, डी और एफ ब्लॉक, उसको कल से स्टार्ट कर देंगे अपना ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आज की क्लास लंबी हुई थोड़ी, कंसेप्चुअल सवाल थे इसलिए, ठीक है ना, चलिए।